बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट या अगला प्रावस्था साम्य हम लेके चल रहे हैं गंधक। यह एकल घटक प्रावस्था साम्य है। इससे पहले एकल घटक प्रावस्था साम्य जल ले चुके हैं। सेकंड उदाहरण है गंधक प्रावस्था साम्य। एक घटक साम्य है जिसमें C का मान 1 होता है। इसके लिए गिब्स प्रावस्था नियम हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। F = C - P+2 होता है। चूँकि ये एकल घटक निकाय है, C के स्थान पर 1 रखें तो F का मान 3 - P के तुल्य होता है। अर्थात F = 3 - P। यह एकल घटक प्रावस्था साम्य के लिए विलार्ड गिब्स प्रावस्था नियम को दर्शाता है। गंधक कुल 4 प्रावस्थाएं निर्मित करता है, जिसमें ठोस प्रावस्था में एकंताक्ष गंधक, दूसरी ठोस प्रावस्था में इसके अपर रूप के रूप में रोम्बिक गंधक, द्रव अवस्था में द्रव गंधक और चौथी वाष्प गंधक के रूप में 4 प्रावस्थाएं निर्मित करता है। प्रावस्था नियम के अनुसार यदि प्रावस्थाएं 4 है तो ऋणात्मक स्वतंत्रता कोटि प्राप्त होती है। यदि ऊपर वाले सूत्र में P की जगह 4 रख दिया जाए तो F का मान -1 प्राप्त होता है, जो कि संभव नहीं। अतः किसी भी प्रावस्था साम्य में 3 से अधिक प्रावस्थाएं एक साथ कभी भी साम्य में नहीं रह सकती। एकल घटक साम्य की न्यूनतम 1 प्रावस्था संभव होती है। अधिकतम 3 प्रावस्थाएं और न्यूनतम 1 प्रावस्था संभव है। अगर न्यूनतम 1 प्रावस्था मान के चले तो स्वतंत्रता कोटि कितनी होगी? 2। अर्थात P = 1 है तो F का मान आता है 2, अर्थात स्वतंत्रता कोटि कितनी होगी? 2। अतः प्रावस्था साम्य को न्यूनतम 2 चरों से प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक चर आयतन को स्थिर रखते हुए दाब व ताप के मध्य गंधक प्रावस्था साम्य हम निर्मित करते हैं। क्योंकि इसकी एक प्रावस्था के लिए न्यूनतम 2 स्वतंत्रता कोटि हैं, इसलिए 2 स्वतंत्रता कोटियों के मध्य वक्र आलेखित करके हम इसका अध्ययन करते हैं या प्रावस्था साम्य निर्मित करते हैं। यहाँ पर आपको आयतन स्थिर रखना है, इसलिए इस प्रावस्था साम्य वक्र को हम समायतनी वक्र कहते हैं। यहाँ पर दर्शाया गया वक्र पैमाने पर आधारित नहीं है, केवल संरचनात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है। x अक्ष पर यहाँ पर तापक्रम और y अक्ष पर दाब प्रदर्शित किया गया है और डॉटेड लाइन के रूप में एक वायुमंडलीय दाब की स्थिर या सीधी रेखा x अक्ष के समानांतर खींची गई है, जो गलनांक और क्वथनांक को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इस प्रावस्था साम्य वक्र में हम A से B वक्र, B से C वक्र, C से D वक्र लेते हैं। B से पुनः एक वक्र BE, C से एक वक्र CE और E से एक वक्र EF प्रदर्शित होता है। चूँकि इस निकाय में या प्रावस्था साम्य में कुल 4 प्रावस्थाएं हैं, तो इसमें 4 क्षेत्रफल बन रहे हैं। बाईं ओर का क्षेत्रफल SR, दाईं ओर क्षेत्रफल में 3 वक्रों से घिरा हुआ यह क्षेत्रफल SM मोनोक्लिनिक सल्फर को और SR रोम्बिक सल्फर को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा तीसरा क्षेत्रफल इसी के सामने उपस्थित है, जिसे कि हम लिक्विड सल्फर या द्रव गंधक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और चौथा क्षेत्रफल है SV लिखा है, अर्थात वाष्प प्रावस्था के रूप में गंधक। अर्थात 4 प्रावस्थाओं के लिए 4 क्षेत्रफल प्रदर्शित किए गए हैं
और इन क्षेत्रफलों को पृथक करने के लिए कुल 6 वक्र निर्मित किए गए हैं जो कि सामान्य लाइनों से दर्शाए गए हैं तथा 3 वक्र डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किए गए, जिसमें हम प्रदर्शित कर रहे हैं पहला वक्र जो कि है यहाँ पर बी को एक्स्ट्रापोलेट करके SM के केंद्र तक यहाँ केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है। फिर DE वक्र को एक्स्ट्रापोलेट करके हम G बिंदु तक लेके आ रहे हैं और FE वक्र को हम एक्स्ट्रापोलेट करके अंदर लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये 3 वक्र जिस स्थान पर मिल रहे हैं वहाँ पर G लिखा गया है। चूँकि ये डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किए गए हैं अतः इन्हें हम मित स्थायी वक्र कहते हैं। इसके अलावा एक वायुमंडलीय दाब की सीधी रेखा जो खींची गई है, इसमें सबसे पहले सीधी रेखा BE वक्र को काटती है और इस स्थान पर आपको तापक्रम दे रखा है 112 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से नेक्स्ट में यह इस बिंदु पर काट रही है और यहाँ के लिए फिर एक और टेम्परेचर दे रखा है 120 डिग्री। उसके बाद में तीसरी लाइन वापस यहाँ कट रही है, CD वक्र को काट रही है और यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिया है 444.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार 3 बिंदु दे रखे हैं। पहले में SR किस में परिवर्तित हो रहा है, SM में, अर्थात BE वक्र पर जो एक वायुमंडलीय दाब का बिंदु है यह SR को SM में परिवर्तित करने वाला संक्रमण अवस्था साम्य है और यह 112 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होता है। यही लाइन आगे बढ़ने पर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर SM और SR प्रावस्थाएं एक वायुमंडलीय दाब पर साम्य पर होगी, अर्थात यह ठोस मोनोक्लोनिक गंधक और द्रव गंधक के मध्य की एक वायुमंडलीय दाब की साम्य प्रावस्था है। अतः इसे मोनोक्लिनिक सल्फर का गलन साम्य कहते हैं या गलनांक कहते हैं, जो कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा। जबकि द्रव गंधक एक वायुमंडलीय दाब पर वाष्प गंधक के संपर्क में आता है तो यहाँ पर इस बिंदु पर ये दोनों वक्र या दोनों क्षेत्रफल साम्य में रहते हैं और इस स्थान का टेम्परेचर है 444.6 डिग्री सेंटीग्रेड। चूँकि इसमें लिक्विड वाष्प में परिवर्तित हो रही है अतः इसे हम द्रव का वाष्प में परिवर्तन साम्य प्रावस्था साम्य ले रहे हैं, अतः यह क्वथनांक कहलाता है। तो 444.6 डिग्री सेंटीग्रेड गंधक का क्वथनांक है। इसमें वक्र AB यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, ये वक्र AB जिसमें रोम्बिक सल्फर और वाष्प प्रावस्था सल्फर इस पूरी लाइन पर साम्य में बने रहते हैं, अतः इस लाइन को हम रोम्बिक सल्फर या SR का ऊर्ध्वपतन साम्य वक्र कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो वक्र दिया गया है BC वक्र, इस BC वक्र में SM ऊपर की ओर क्षेत्रफल और नीचे क्षेत्रफल है SV। तो इस पूरी लाइन पर SM और SV एक दूसरे के साथ साम्य में रहते हैं, अतः इस वक्र को हम SM या मोनोक्लिनिक सल्फर का ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं। इसी तरीके से CD लाइन जो प्रदर्शित की गई है, CD लाइन के ऊपर द्रव गंधक और उसके नीचे वाष्प गंधक उपस्थित है। ऐसी स्थिति में जब द्रव और वाष्प प्रावस्थाएं इस लाइन पर साम्य में होगी तो द्रव के वाष्प में परिवर्तन साम्य को हम वाष्प दाब साम्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं और वक्र को हम वाष्प दाब वक्र के रूप में दर्शाते हैं, अर्थात CD वाष्प दाब वक्र को दर्शाता है।
उसके बाद में BE वक्र, एक तरफ SR और एक तरफ SM। इस BE वक्र पर SR और SM दोनों एक दूसरे के साथ साम्य में रहते हैं, अतः इसे हम रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर की दो ठोस अवस्थाएं एक दूसरे में अंत परिवर्तित हो रही है, अपर रूप एक दूसरे में परिवर्तित कर रहे हैं, इसे हम संक्रमण प्रावस्था साम्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट वक्र दिया गया है वो है E और C वक्र। E और C वक्र, E के बाईं ओर SM और दाईं ओर SL दिया गया है, तो SM SL में परिवर्तित होता है, अर्थात ठोस प्रावस्था द्रव प्रावस्था में बदलती है। तो EC वक्र को हम, जिसमें ठोस और द्रव प्रावस्थाएं साम्य में रहती है, इसे हम गलन प्रावस्था साम्य वक्र कहते हैं, या केवल गलन वक्र कहा जाता है। किसका गलन वक्र है? मोनोक्लिनिक या एकांताक्ष गंधक का गलन वक्र कहलाता है। अंतिम वक्र जो इसमें प्रदर्शित किया गया है वो है E से F की ओर, और EF वक्र में EF के बाईं ओर रोम्बिक सल्फर और दाईं ओर द्रव सल्फर है। तो इन दोनों के अंत परिवर्तन के साम्य के आधार पर EF वक्र को रोम्बिक सल्फर का गलन वक्र कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर AB वक्र, SR का ऊर्ध्वपातन वक्र, BC वक्र, SM का ऊर्ध्वपातन वक्र, CD वक्र, वाष्पन साम्य वक्र, इसी तरीके से BE वक्र, संक्रमण वक्र, तथा EC या CE वक्र, यह गलन साम्य वक्र, और EF ये भी गलन साम्य वक्र। लेकिन CE वक्र SM का गलन साम्य वक्र और EF SR का गलन साम्य वक्र है। तो इस आधार पर हम साम्य वक्रों को प्रदर्शित करते हैं। चूंकि ये पैमाने पर आधारित नहीं है, इसलिए थोड़ी सी संरचनाओं में या लाइनों में थोड़ा सा परिवर्तन अपेक्षित है या संभव है, लेकिन पैमाने के आधार पर बनाया जाता है। तो इस तरह से किसी भी लाइनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपताप क्रम को पैमाने के आधार पर मानकर बनाया गया नहीं। इसका हम अध्ययन करते हैं नेक्स्ट में। गंधक प्रावस्था साम्य वक्र के 4 भाग हैं, 6 वक्र हैं, AB, BC, CD, BE, CE, EF। क्षेत्रफल 4 हैं 4 प्रावस्थाओं के लिए। मेतिस्थाई वक्र 3 है, G बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। 3 त्रिक बिंदु यहाँ पर 3 है। 3 कौन कौन से हैं देखिए आप। पहला त्रिक बिंदु E पर 3 वक्र आकर मिल रहे हैं। दूसरा त्रिक बिंदु, पहला E पर त्रिक बिंदु, दूसरा त्रिक बिंदु C जहाँ पर D, E और B से वक्र आकर मिलते हैं, और तीसरा है B पर, जिसमें C से B पर, E से B पर और A से B पर आकर वक्र जुड़ते हैं। इस प्रकार 3 त्रिक बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात दिए गए गंधक प्रावस्था वक्र में त्रिक बिंदुओं की संख्या भी 3 तथा मित स्थायी त्रिक बिंदु है 1, जो कि G के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मोनोक्लिनिक गंधक के क्षेत्रफल में निर्मित होता है। वक्र का अध्ययन करें तो उसी तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे। 2 प्रावस्थाएं साम्य में होती है, किस पर? वक्र पर। अतः P का मान कितना होगा? 2। स्वतंत्रता कोटि कितनी हो जाएगी? तो स्वतंत्रता कोटि ज्ञात करते हैं प्रावस्था नियम से। चूंकि P 2 है तो F = 3 - P में P का मान 2 रख दिया जाए तो मान आता है 1। अर्थात वक्र एकल स्वतंत्रता कोटि को दर्शाता है, मोनोवेरिएंट होता है। ताप या दाब दोनों में से किसी एक का मान ज्ञात हो तो दूसरे का मान ज्ञात किया जा सकता है। स्वतंत्र रूप से हम किसी एक को परिवर्तित करेंगे ताप या दाब में से,
तो एक को परिवर्तित करने पर दूसरा अपने आप ही उसके सापेक्ष स्थिर हो जाता है। जैसे एक वायुमंडलीय दाब पर गलनांक 120 डिग्री तथा क्वथनांक 444.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो चूंकि वायुमंडलीय दाब हमने फिक्स कर रखा है तो उसके गलनांक और क्वथनांक भी हमेशा फिक्स होंगे, लेकिन वायुमंडलीय दाब बदल दिया जाए तो गलनांक क्वथनांक परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात एक निश्चित है तो दूसरे के मान दोनों ही निश्चित हो जाते हैं। एक को परिवर्तित किया जाए तो उस परिवर्तित दाब के मान के लिए दो ताप भिन्न प्राप्त हो जाते हैं। ए बी वक्र ऊर्ध्वपाती साम्य वक्र है जिसमें एस आर और एस वी प्रावस्थाएं साम्य में। बी सी एस एम का ऊर्ध्वपाती साम्य वक्र है, एस एम और एस वी प्रावस्थाएं साम्य में रहती है। इसी तरीके से संक्रमण ताप इसका रहता है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें ऊर्ध्वपाती साम्य वक्र इस संक्रमण ताप पर निर्मित होता है। सी डी वक्र वाष्पदाब वक्र है जिसमें द्रव और वाष्प प्रावस्था साम्य में रहती है। बी सी संक्रमण साम्य वक्र है। इसी तरीके से सी ई एस एम का गलन वक्र है। ई एफ एस आर का गलन वक्र है जिसमें एस आर और एस एल दो प्रावस्थाएं साम्य में रहती है। तो वक्र के दोनों ओर उपस्थित प्रावस्थाओं को लिखकर उनके मध्य साम्य पर निर्मित किया जाए तो यह उस वक्र को प्रदर्शित करता है। और कुल 6 प्रकार के वक्र यहाँ पर दिए गए हैं और 6 प्रकार के साम्य यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। अब है सेकंड पार्ट, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक प्रावस्था को दर्शाता है, अतः P का मान 1, इसकी स्वतंत्रता कोटि हो जाती है 2। तो क्षेत्रफल में 2 स्वतंत्रता कोटि है, अर्थात हम ताप भी परिवर्तित कर सकते हैं प्रावस्था को प्रभावित किए बिना और दाब भी परिवर्तित कर सकते हैं प्रावस्था को परिवर्तित किए बिना। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की स्वतंत्रता कोटि 2 होती है, अतः क्षेत्रफल को ताप व दाब दोनों 2 चरों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। गंधक 4 प्रावस्थाएं दर्शाता है, अतः 4 क्षेत्रफल निर्मित होते हैं। रोम्बिक मोनोक्लिनिक सल्फर के ठोस क्षेत्रफल, द्रव गंधक का क्षेत्रफल और वाष्प गंधक का क्षेत्रफल। फिर है मितस्थायी वक्र। यह वक्र नियंत्रित परिस्थितियों में प्राप्त किए जाते हैं, अति अल्पस्थायी होते हैं, अतः इन्हें मितस्थायी वक्र कहते हैं। इसमें 2 प्रावस्थाएं साम्य में रहती है, अतः स्वतंत्रता कोटि कितनी है 1। 3 मितस्थायी वक्र बनते हैं जिसमें बीजी एस आर का मितस्थायी ऊर्ध्वपाती वक्र है। तो प्रावस्थाएं ज्ञात करनी हो साम्य में कौन कौन सी प्रावस्थाएं रहेगी, तो यहाँ पर मितस्थायी वक्र किस वक्र को आगे बढ़ा करके प्राप्त किया गया है प्रावस्थाएं उसी के अनुसार प्रदर्शित की जाती है। ऐसे ही सीजी वक्र वाष्पदाब मितस्थायी वक्र है। ये वाष्पदाब मितस्थायी वक्र को डॉटेड लाइन के रूप में प्रदर्शित करके ठोस क्षेत्रफल में लाइन प्रदर्शित की जाती है। इसी तरीके से ईजी वक्र एस आर का गलन वक्र मितस्थायी गलन वक्र है। त्रिक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है। त्रिक बिंदु में 3 प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में होती है। वापिस ध्यान देना, गंधक की 4 प्रावस्थाएं हैं, लेकिन कभी भी द्विविमीय वक्र में 4 प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में संभव नहीं है। जब भी हम 2 चरों के मध्य वक्र लेकर प्रदर्शित करते हैं तो एक बिंदु पर 3 से अधिक प्रावस्थाएं साम्य में संभव नहीं होती है। और जब भी 3 प्रावस्थाएं दी जाए तो 3 प्रावस्थाओं की स्वतंत्रता कोटि 0 होती है, अर्थात 3 प्रावस्थाओं के लिए ताप भी निश्चित होगा, दाब भी निश्चित होगा और संघटन भी निश्चित रहेगा। हम किसी भी चर को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं अगर साम्य को प्रभावित नहीं करना है। अगर हम एक चर को भी परिवर्तित करेंगे तो तीनों साम्य में से एक साम्य विघटित या एक से अधिक साम्य विघटित हो सकते हैं। अतः यहाँ पर हम एक भी चर परिवर्तित करने के लिए सक्षम नहीं है या हम परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए इसकी स्वतंत्रता कोटि 0 होती है। तो त्रिक बिंदु 0 स्वतंत्रता कोटि दर्शाता है। अतः त्रिक बिंदु को स्पष्ट करने के लिए ताप दाब संघटन या सांद्रता तीनों को दर्शाना अनिवार्य होता है। गंधक
3 + 1 त्रिक बिंदु दर्शाता है। त्रिक बिंदु है P। बी त्रिक बिंदु में SR, SM और SV 3 प्रावस्थाएं साम्य में रहती है, जो संक्रमण ताप 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड को प्रदर्शित करती है। त्रिक बिंदु सेकंड, जिसमें SM, SL और SV 3 प्रावस्थाएं साम्य में होती है। इनका निर्धारण करने के लिए हम ऐसे करते हैं, दिए गए वक्र में जिस बिंदु या त्रिक बिंदु की हम बात कर रहे हैं, उस त्रिक बिंदु पर कौन कौन सी प्रावस्थाओं के साम्य आकर मिल रहे हैं, उसमें जो कॉमन है उसको हटा दें तो बाकी सभी प्रावस्थाएं आ जाएगी। या हम इस तरीके से कह सकते हैं, जिन जिन क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ रहे हैं उन्हीं 3 प्रावस्थाओं को ये साम्य में प्रदर्शित करता है। तो बी त्रिक बिंदु SR, SM और SV को साम्य में प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से यदि हम C की बात करें तो C बिंदु पर की बात करें तो इस पर क्षेत्रफल SL, SM और SV 3 क्षेत्रफल एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, अतः यहाँ पर ये 3 प्रावस्थाएं साम्य में होगी। इसी तरीके से E त्रिक बिंदु, जिसमें SR, इधर SL, इधर SM तीनों एक साथ मिल रहे हैं, अतः यहाँ पर ये तीनों प्रावस्थाएं साम्य में होगी। तो इस तरीके से हम साम्यों को प्रदर्शित कर सकते हैं और ये आसपास के तीनों क्षेत्रफलों को सम्मिलित करके जोड़ता है। उसी के आधार पर हम इसके तीनों प्रावस्था साम्यों को दर्शाते हैं। तो त्रिक बिंदु में कौन से 3 साम्य में रहेंगे उसका निर्धारण हम वक्र के क्षेत्रफल के आधार पर कर सकते हैं। इसमें एक ई त्रिक बिंदु भी है और ई त्रिक बिंदु पर वही SR, SM और SL 3 प्रावस्थाएं साम्य में रहती है। मित स्थायी त्रिक बिंदु, मित स्थायी त्रिक बिंदु में SR, SL व SV। ऐसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, मित स्थायी त्रिक बिंदु जिस क्षेत्रफल में है उस प्रावस्था को छोड़कर बाकी सभी प्रावस्थाएं तीनों साम्य में प्रदर्शित होगी। चूंकि ये मित स्थायी त्रिक बिंदु SM मोनोक्लिनिक सल्फर क्षेत्रफल में बन रहा है, तो उसके अलावा शेष 3 प्रावस्थाएं साम्य में प्रदर्शित की जाती है। मेटास्टेबल है, अर्थात दूसरे क्षेत्रफल में बाकी वाली 3 प्रावस्थाएं एक साथ रहती है। अब हम नेक्स्ट यूज कर रहे हैं द्विघटक निकाय। पहले वाले में घटकों की संख्या थी 1 और अब हम लेके चल रहे हैं घटक 2 और दोनों घटकों को आपस में मिलाने के बाद में क्या परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को या बनने वाले विलयनों को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे निकायों का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रावस्था नियम के अनुसार F = C - P+2 सामान्य विलार्ड गिब्स प्रावस्था नियम से। इसमें चूंकि C का मान 2 है तो C के स्थान पर द्विघटक निकाय के लिए 2 रखने पर मान प्राप्त होता है F = 4 - P। द्विघटक निकाय हेतु प्रावस्था नियम से किसी भी प्रावस्था साम्य में न्यूनतम एक प्रावस्था अनिवार्य होती है, अतः प्रावस्था नियम से स्वतंत्रता कोटि कितनी प्राप्त होगी? 3। तो न्यूनतम एक प्रावस्था के लिए 3 स्वतंत्रता कोटि है, अर्थात ऐसे वक्र हमेशा त्रिविमीय प्रकृति के होंगे तो ही स्पष्ट रूप से निर्मित होते हैं। लेकिन द्विविमीय रूप में बनाने के लिए हम 3 में से किसी एक चर को हटा देते हैं, या कह सकते हैं एक प्रावस्था को हटा देते हैं। तो अतः क्षेत्रफल को समझाने के लिए 3 चरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि f का मान 3 है, जो द्विविमीय तल पर त्रिविमीय वक्र बनाकर समझाई जा सकती है। लेकिन त्रिविमीय वक्र बनाना आसान नहीं होता है। यहाँ हम त्रिविमीय वक्र निर्मित नहीं कर रहे हैं, अतः द्विघटक निकाय की वाष्प प्रावस्था को हम हटा करके या नगण्य मानकर द्विविमीय आलेख निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर हम आलेख प्रदर्शित करने के लिए या त्रिविमीय आलेख बनाने में सक्षम न होने के कारण हम लोग बनते हैं
लेकिन यहाँ पर हम नहीं बना रहे हैं, इसलिए द्विविमीय आलेख बनाने के लिए हमने एक वाष्प प्रावस्था को नगण्य मान लिया है, अर्थात इस गंधक या इस द्विघटक साम्य में वाष्प प्रावस्था नहीं होगी, अर्थात यह संघनित प्रावस्था साम्य को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे साम्य जिसमें वाष्प प्रावस्था नहीं होती है उसे संघनित प्रावस्था साम्य के द्वारा दर्शाया जाता है। यदि वाष्प प्रावस्था रहित निकाय है तो उसे हम संघनित निकाय कहते हैं, जिस पर दाब का प्रभाव नगण्य होता है, इसलिए एक भौतिक चर कम कर संघनित प्रावस्था नियम दिया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है कि संघनित प्रावस्था साम्य के लिए प्रावस्था नियम संघनित प्रावस्था नियम के रूप में परिवर्तित कर प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि ऐसे साम्य पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसे वक्र दर्शाने के लिए हम दाब चर का उपयोग नहीं करते हैं, अर्थात प्रक्रिया के अंदर एक चर कम हो जाता है। तो सामान्य सूत्र F बराबर C माइनस P प्लस 2 में से एक कम कर देंगे तो नया प्रावस्था नियम प्राप्त होगा, जिसको संघनित प्रावस्था नियम कहते हैं, और वह है F बराबर C माइनस P प्लस 1। पहले 2 प्लस था, उसकी जगह एक और कम कर दिया जाए चर को तो हो जाएगा सूत्र C माइनस P प्लस 1। समीकरण 2 विलार्ड गिब्स का संघनित प्रावस्था नियम कहलाता है, और यह नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेके चल रहे हैं संघनित प्रावस्था साम्य। वह प्रावस्था साम्य जिसमें वाष्प प्रावस्था नहीं होती है संघनित प्रावस्था साम्य कहते हैं, और यह साम्य निम्न संघनित प्रावस्था नियम का पालन करता है। यहाँ तक की प्रक्रिया हम ले रहे हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे।